नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ ऋषि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। देहरादून में समग्र शिक्षा उत्तराखंड की ओर से विद्यालय शिक्षा में ICT योजना के अंतर्गत 840 राजकीय विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में संचालित वर्चुअल और स्मार्ट कक्षाओं के केंद्रित्व स्टूडियोज का CM धामी ने शुभारंभ किया और इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे। CM धामी ने कार्यक्रम के दौरान बच्चों के पूछे गए सवालों का जवाब भी दिया। मैं आज के इस अवसर पर उपस्थित सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज का ये दिन हमारे राज्य के शैक्षणिक इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं जो न केवल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की आधारशिला रखने में भी बहुत सहायक सिद्ध होगी। ये हम सभी के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज हम प्रदेश के 840 सरकारी विद्यालयों में वर्चुअल एवं स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना करने जा रहे हैं। ICT योजना के अंतर्गत इन विद्यालयों में 1680 वर्चुअल कक्षाएं स्थापित की जा चुकी हैं। साथ ही देहरादून के रायपुर में स्थित नवोदय विद्यालय में 2 अत्याधुनिक केंद्रीय वर्चुअल स्टूडियो भी स्थापित किए गए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि मैं आप सभी के साथ आज इस नवीनतम स्टूडियो के माध्यम से आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं से, अपने कर्णधारों से भविष्य के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपनी सेवाएं देने वाले अमृतकाल के सभी सारथियों को मैं यहाँ से आज संवाद उनके साथ स्थापित कर पा रहा हूँ। प्रिय छात्र छात्राओं, आज के आधुनिक युग में शिक्षा और ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि डिजिटल तकनीकों, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स और स्मार्ट क्लासरूम्स के माध्यम से अनंत संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं, जो किसी सीमा रेखा तक नहीं रहेगा। एक इन्फिनिटी तक जाने का ये मार्ग हमारे लिए खुल रहा है। इन नवाचारों के जरिए आप न केवल अपने पाठ्यक्रम की सामग्री को और अधिक रोचक और सरल तरीके से समझ सकते हैं, बल्कि दूरस्थ से दूर क्षेत्रों में भी विशेषज्ञों और शिक्षकों के साथ सीधे संवाद और ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता, नवाचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश में शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार करने के लिए नई शिक्षा नीति लागू की गई। वहीं ICT योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षण संस्थानों, वर्चुअल कक्षाओं और स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, व्यवहारिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई स्तरों पर कार्य कर रही है। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने देश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत हमने वर्ष 2022 में बाल बाटिका की शुरुआत का क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में NCERT की पुस्तकें अनिवार्य रूप से लागू की हैं। साथ ही राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। प्रदेश में जहां एक और 226 विद्यालयों को PM श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है, वहीं सभी 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। आज हम 840 नए विद्यालयों में हाइब्रिड मोड के स्मार्ट क्लासरूम भी स्थापित कर रहे हैं। यही नहीं, उत्तराखंड वर्चुअल लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से अब विद्यार्थी घर बैठे ही आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से बच्चे तुरंत फीडबैक प्राप्त कर सकेंगे, जिससे वे स्वयं अपना मूल्यांकन कर पाएंगे
कि उन्होंने कितना सीखा और उन्हें अभी किस विषय में कितनी और अधिक मेहनत और परिश्रम की आवश्यकता है। यही नहीं, इसके माध्यम से राज्य और देश के जाने माने विशेषज्ञ शिक्षकों से सीखने का भी अवसर मिलेगा। इसके अतिरिक्त हम राज्य में दूरस्थ क्षेत्रों तक बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 5 PME विद्या चैनल भी संचालित कर रहे हैं। हम जहां एक और उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय स्कूलों के 6वीं और 12वीं कक्षा तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से प्रत्येक माह छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं, वहीं राज्य के बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक विकासखंड के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण पर भेजने की शुरुआत भी हमने की है। यही नहीं, राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में 8 ट्रेड्स में व्यावसायिक शिक्षा भी प्रारंभ की गई है, जिसमें 42,000 से अधिक छात्र छात्राएं कौशल आधारित शिक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि राज्य में पहली बार 12वीं के व्यावसायिक छात्रों के लिए रोजगार मेलों का भी आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से 146 विद्यार्थियों का प्रतिष्ठित कंपनियों में चयन हुआ है। और इस प्रकार का जो मैं भी थोड़ी देर पहले आरुषि हमारी बेटी जो रुद्रप्रयाग से जुड़ी थी, मैं उनसे कह रहा था कि हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नवाचार को अपनाने का प्रयास किया है। यह भी हमारा एक नवाचार ही था, जिसकी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने भी सराहना की है, एक अभिनव प्रयास था। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्य चर्चा रूपरेखा भी तैयार की गई है। देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रही। वहीं कार्यक्रम में सीएम ने प्रदेश भर से आई बालिकाओं को स्मार्टफोन वितरित किए और उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। सरकार ये एज ए सेक्रेटरी मुझे कहने में काफी गर्व महसूस। मंचा सिंह राज्य पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष। जीवन के जिस क्षेत्र में भी यदि आप वैज्ञानिक बने तो प्रोफेसर कलाम जैसा काम करें, वैज्ञानिकों के क्षेत्र के नेता। आप पर्वतारोहण के क्षेत्र में चले जाएं तो बछेंद्री पाल जैसे नेता, जिन्होंने हिमालय की चोटियों को, पर्वत शिखरों को छूने का काम किया। आप आईटी के क्षेत्र में चले जाएं तो एस नारायण मूर्ति जैसा काम करें। आप एथलीट्स के क्षेत्र में जाएं तो पीटी उषा जैसा काम करें। क्रिकेट में जाते हैं तो लोग सचिन तेंदुलकर जैसा बनते हैं, विराट कोहली जैसा बनते हैं, महेंद्र सिंह धोनी जैसा बनते हैं, अगर उनको कह सकते हैं हम उस क्षेत्र के नेता। डॉक्टरों के क्षेत्र में जाएं तो ऐसे डॉक्टर बने जैसे आज बड़े बड़े डॉक्टर हमारे वेदांता वाले, ये वाले, डॉक्टर त्रेहान से लेकर अनेक नाम ऐसे हैं जिनको भारत सरकार ने भी पद्म विभूषण जैसी पुरस्कारों से सम्मानित किया है। पत्रकारों के क्षेत्र में जाएं तो ऐसे निर्भीक पत्रकार बने। जिस क्षेत्र में जाएं उस क्षेत्र में जो सबसे आगे रहे, सबसे अच्छा काम करे, एक आदर्श श्रेष्ठ उदाहरण देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करें, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे जोर से बोलिए। हाँ, ऐसे भी बन जाएंगे। रेखा जी बैठी हैं, जैसे मैं हूं यहां पर, इसमें से भी कुछ आप लोग बन जाएंगे। 5-10 लोग तो कोई बुराई नहीं है। तो इसलिए नेता बनोगे ना? अब बनोगे कि नहीं नेता? तो इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं कि अब आप सब लोग आने वाले समय में नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे और अपने अपने क्षेत्र में बेस्ट परफॉर्मेंस करोगे। और इस सत्य से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जो हमारा समाज है उसकी रीढ़
उसकी कोई शक्ति होती है तो नारी शक्ति होती है। यदि किसी राज्य की नारी शक्ति आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस कर रही है, तो या कोई समाज की नारी आगे बढ़ रही है, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे वो देश हो, प्रदेश हो, समाज हो, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिस समाज की नारी आगे बढ़ रही हो, उसके विकास को कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, यस्त नार्यस्तु पूजन्ते रमंत तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है, मातृशक्ति का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। और वहीं सच्चे अर्थों में संस्कृति और संस्कार और समृद्धि समाते हैं, फलते हैं। हर प्रकार की संपन्नता वहां पर होती है। मेरा मानना है, किसी भी समाज की प्रगति में उसकी महिलाओं और उनकी बालिकाओं की शिक्षा कैसी हो रही है, ये बहुत बड़ी निर्भरता उस पर होती है। क्योंकि जब हमारी बेटियां शिक्षित होती हैं, जब बेटियां आगे बढ़ती हैं, बेटियां संस्कारित होती हैं, तो वो न केवल अपने जीवन को उज्जवल बनाती हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को और भविष्य को भी संवारने का काम करती हैं, पीढ़ियों को भी उज्जवल बनाने का काम करती हैं, आने वाली भविष्य को भी सुंदर बनाने का काम करती हैं। आज देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जब से उन्होंने काम करना प्रारंभ किया 2014 के बाद, अनेक ऐतिहासिक निर्णय देश के अंदर बेटियों के लिए लिए गए हैं, हमारी मातृशक्ति के लिए लिए गए हैं, महिलाओं के लिए लिए गए हैं। और उनके कुशल नेतृत्व में नारी शक्तिकरण के सशक्तिकरण के लिए भी जो ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, वो भूतो न भविष्यति। आज जहां एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना और सीबीएसई उड़ान छात्रवृत्ति कार्यक्रम जैसी योजनाओं के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और समृद्धि को आज सुनिश्चित किया जा रहा है कि बेटियां आगे बढ़ें, इन योजनाओं से लाभान्वित होकर आगे बढ़ें। योजनाएं इसलिए बनाई गई हैं कि हमारी सभी बेटियों को, जिनके अंदर प्रतिभा है, क्षमता है, योग्यता है, लेकिन अगर जीवन में कोई कमियां हैं, कोई अभाव है, उसके बावजूद भी उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, उनकी समान रूप से सहायता मिलनी चाहिए। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी है, यूके SSSC की परीक्षा रद्द हो चुकी है और जांच आयोग की रिपोर्ट के बाद सीएम धामी ने बड़ा फैसला ले लिया है। आंदोलनरत छात्र कर रहे थे परीक्षा रद्द करने की मांग और इसी पर सीएम धामी की सहमति, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले जांच रिपोर्ट सीएम धामी को सौंपी गई और उसके बाद यह बड़ा निर्णय आया है, जहां पर यूके SSSC पेपर रद्द। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, यूके SSSC पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर कुछ ही देर पहले जांच रिपोर्ट सौंपी गई और उसके बाद सीएम धामी ने तुरंत फैसला सुनाया है, जहां पर पेपर ही रद्द कर दिया गया है। क्या कुछ जानकारी है? देखिए निश्चित, बिल्कुल इस पूरे प्रकरण पर अगर देखें तो अभी हाल ही में थोड़ी कुछ समय पहले ही जो है रिपोर्ट सौंपी गई थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, और ये माना जा रहा था कि जिस तरह सीबीआई की मांग जो है, वो भी कह रहे थे कि सीबीआई की मांग जो है वो हमने पहले ही उनकी मान ली थी और निरस्त के जिस तरह से लगातार उनकी ओर से मांग की जा रही थी, इसको लेकर के जो रिपोर्ट मेरे पास जो है जांच कमेटी ने भेजी है, उसको आयोग को भेज दिया गया है। आयोग इस पर पूरा निर्णय लेगा और आयोग ने भी इस पर अब निर्णय ले लिया है। यूके SSSC में भर्ती परीक्षा को निरस्त करने का आदेश भी जारी कर दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि अन्य परीक्षाओं पर इसका असर नहीं पड़ेगा और 21 सितंबर में हुई जो स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा है वो जो निरस्त की जाएगी और इसके साथ ही यह परीक्षा अगले 3 माह में पुनः आयोजित की जाएगी। तो यानी कि पूरे प्रकरण पर अगर देखा जाए तो युवाओं ने जिस तरह की मांग जो है सरकार के सामने रखी थी, मुख्यमंत्री के सामने रखी थी, उसको जो है मांग लिया गया है। सीबीआई की संस्तुति उसी वक्त जो है घोषित की गई थी और अब जो है जिस तरह से रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के आधार पर आयोग को रिपोर्ट मुख्यमंत्री ने जो है सीधे भेजी है, जो उनके सामने प्रस्तुत की गई थी और वह रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने जो है आदेश जारी कर दिया है। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है, युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जो युवा लगातार मांग कर रहे थे कि इस परीक्षा को निरस्त करना चाहिए। जी
बिल्कुल, एक तरफ जहां पर योगेश देखने को मिल रहा था कि सीएम धामी के ऊपर और प्रदेश सरकार के ऊपर से हमारे छात्रों का विश्वास एकदम उठता जा रहा था, क्योंकि लगातार एक के बाद एक ऐसी घटना हो रही थी। और अब तो पेपर लीक से जुड़ा ये बड़ा प्रकरण जब सामने आया, अब उसके बाद सीबीआई जांच को लेकर भी सीएम की तरफ से संस्तुति दी जाती है और उसके बाद पेपर रद्द करने की मांग भी मान ली जाती है और अब तो ऐलान भी कर दिया गया है। अब किस प्रकार से माहौल है छात्रों के बीच? हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये पूरा प्रकरण सामने आया उसके बाद से युवाओं के बीच कहीं ना कहीं, जिस तरह से आपने कहा, बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं सरकार को लेकर असंतोष था, जो है कहीं ना कहीं विश्वास जो है वो बिल्कुल कम होता जा रहा था। उनको नहीं विश्वास था कि एसआईटी की जो जांच होगी उस आधार पर किस तरह का रिपोर्ट आएगी, उसके बाद सरकार निर्णय लेगी भी नहीं लेगी। युवाओं को जिस तरह से उनकी ओर से निरस्त की मांग की जा रही थी वो होगी नहीं होगी, सीबीआई को लेकर भी उनके अंदर संशय बना हुआ था, लेकिन सीबीआई को लेकर संस्तुति की गई। उसके बाद युवाओं के बीच मुख्यमंत्री ने पहुंचकर जिस तरह से संस्तुति की तो युवाओं के अंदर एक विश्वास जागा, लेकिन ये कहीं ना कहीं संशय बना हुआ था कि निरस्त होगा या नहीं। लेकिन रिपोर्ट जैसे ही आई उसके बाद आयोग को भेजी गई। आयोग ने फैसला लिया है कि 3 माह के अंदर इसको पुनः जो है परीक्षा को आयोजित किया जाएगा। तो लेकिन इसको देखते हुए कहीं ना कहीं बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि युवाओं के बीच इसको लेकर के उत्साह देखने को बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि युवा यही चाहते थे। और तरह तरह की जिस तरह से बीच में आरोप लगे सरकार के ऊपर हो, चाहे फिर वहाँ आंदोलन कर रहे युवाओं के बीच की बात हो, तरह तरह के आरोप लगे, लेकिन उसके बाद पूरे मामले का प्रक्षेप कहीं ना कहीं देखते हुए और ये हुआ है। और इस पर जो है कहीं ना कहीं सरकार ने पूरी सीधा रुख अपना दिया। और उस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा था कि किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं है, किसी को अपने मन में कोई अलग विचार रखने की जरूरत नहीं है। सरकार उनके साथ है, उनके हितों के लिए काम कर रही है, उनके भविष्य के लिए काम कर रही है, उनका भविष्य के लिए नहीं होने दिया जाएगा। जी ठीक है योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों पर नजर बनाए रखिएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दीपावली से पहले एलटी में चयनित 1400 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र का तोहफा मिलने जा रहा है। दरअसल हाईकोर्ट की ओर से एलटी भर्ती परीक्षा पर जो रोक लगाई गई थी उसे हटा दिया गया है, जिसके बाद शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि दीपावली से पहले 1400 से ज्यादा युवाओं को शिक्षक बनने का नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। वहीं 30 नवंबर से पहले 2100 प्राइमरी शिक्षक के पदों पर भी नियुक्तियां होंगी, जिसके लिए नियमावली में बदलाव किया गया है। ऐसे में एनआईओएस में डीएलडी की परीक्षा को लेकर भी जो भर्तियां होनी थी उसमें भी उन्हें शामिल होने का मौका मिलेगा। के हाई कोर्ट का अब निर्णय आ गया है और हाई कोर्ट ने आयोग को कह दिया है कि आप अब नियुक्तियां कर सकते हैं। आयोग ने भी हमको जो है लिस्ट प्रकार दे दी है और मुझे लगता है कि हम दीपावली से पहले सभी टीचर्स को जो है नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं, ताकि 1400 इंटर कॉलेजों में हमारे एलटी के टीचर आ सके। और मुझे बड़ी खुशी है कि अब जो टीचर्स की कमी थी एलटी की वो पूरी हो जाएगी। साथ में हम 2100 टीचरों को प्राइमरी में लगा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार जीत गई है और अब जो एनआईएस के बच्चे हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा। और कल ही मैंने आदेश दिए हैं कि हमको इस 1 महीने में 30 नवंबर से पहले हमको 2100 टीचरों की नियुक्ति प्राइमरी में करनी है, ताकि हमारे जो प्राइमरी में जहां एकल टीचर हैं वहां 2-2 टीचर हो सके।